नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। पहली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां का यूपी का चर्चित गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। इसको लेकर सीबीआई, इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो तेज हो गई है। सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने आज तमाम जगह पर, तमाम ठिकानों पर छापे मारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और इसके साथ ही रायबरेली समेत तमाम जगह पर छापेमारी की गई। वहीं राजस्थान और पश्चिम बंगाल से भी इस पूरे मामले को लेकर तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में छापेमारी। सीबीआई ने कई राज्यों में मारा छापा। कई इंजीनियरों के घर पर भी रेड। जांच के घेरे में सपा का ड्रीम प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट पर सीबीआई की नजरें तिरछी हो गई हैं। रिवर फ्रंट के मामले में सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने एक साथ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 40 जगहों पर छापेमारी की। यूपी में लखनऊ के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा और आगरा समेत कई जगहों पर सीबीआई ने छापा मारा। इसके अलावा 3 चीफ इंजीनियरों के साथ ही 6 सहायक इंजीनियरों के घर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। शुक्रवार को सीबीआई इस मामले में 190 लोगों पर एफआईआर कर चुकी है। रिवर फ्रंट में हुए 1513 करोड़ के घोटाले के बाद सीबीआई की जांच तेज हो गई है। शुक्रवार को भी सीबीआई की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। 1513 करोड़ की जहां लागत से रिवर फ्रंट को तैयार करना था, लेकिन काम महज 30 से 40% हुआ है और 1400 करोड़ रुपए पास कर दिया गया था, जिसके बाद से लगातार सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। करीब 190 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा चुका है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विपुल खंड में ये इंजीनियर विभा और अखिल रमन का घर है, जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है और अंदर दस्तावेज खंगाल रही है। रिवर फ्रंट का जिस समय आदरणीय योगी जी ने शपथ दी थी, तभी उसके ऊपर जांच के लिए बात कही थी। अभी नहीं जांच की बात करी थी, तो तभी जांच की बात करी थी। और जांच की जो एजेंसीज हैं तब से जांच कर रही है। जांच प्रक्रिया के अंतर्गत चाहे सीबीआई के द्वारा या जो भी जांच की एजेंसीज हैं उनके द्वारा अपना कोई कार्रवाई करनी होगी तो वो करेंगे। सरकार का इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। अखिलेश यादव सरकार के दौरान गोमती नदी परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने दूसरी एफआईआर दर्ज की है। इस प्रोजेक्ट को लेकर शुरू से ही घोटाले के आरोप लगते रहे हैं, जबकि सपा सरकार के शासन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते थे। 407 के घोटाला में, रिफंड फंड के घोटाले में कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताया जा रहा था राकेश भाटी, जो कि बुलंदशहर के नगर स्थित इस मकान में रह रहे थे। जहाँ आप पीछे देख सकते हैं, तमाम पहलुओं पर सीबीआई की टीम ने वहाँ पर जांच करी और जांच के बाद अहम उनके दस्तावेज मांगे गए हैं। दस्तावेज मांगने के बाद सीबीआई की टीम यहाँ से रवाना हो गई है। परंतु राकेश जो भाटी हैं, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका साफ जो आरोप लगाया है वो सरकार पर लगाया है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस तरह की सरकार और सीबीआई की रेड लगवा रही है। मेरा कहना है कि ये अब चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले ये, जैसे कि तुमने देखा, ये जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में इन्होंने क्या किस तरह की अर्जी फर्जी मुकदमे सब लगाए, वही हालत 2022 के शुरू उन्होंने कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में कब क्या हुआ। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इसमें से 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी 7% ही काम हुआ। 95% बजट जारी होने के बाद भी 40% काम अधूरा ही रहा। 2017 में योगी सरकार ने जांच के आदेश देते हुए न्यायिक आयोग का गठन किया था। आरोप है कि डिफॉल्टर कंपनी को ठेका देने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया था। पूरे प्रोजेक्ट में करीब 800 टेंडर निकाले गए थे, जिसका अधिकार चीफ इंजीनियर को दे दिया गया था। मई 2017 में रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में कराई गई न्यायिक जांच में कई खामियां उजागर हुई। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। घोटाले के मामले में 19 जून 2017 को गौतम पल्ली थाने में 8 के लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया था। सीबीआई जांच को आधार बनाते हुए मामले में ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया था।
इस मामले में 8 इंजीनियर्स के खिलाफ पुलिस, सीबीआई और ईडी मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीलेश जुड़ गए हैं, लेकिन इन सब के बीच आपने पूरी रिपोर्ट देखी कि किस तरह से तमाम जगह पर आज सीबीआई की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले को लेकर कई ऐसे पूर्व इंजीनियर हैं जहां पर सीबीआई ने छापा मारा और तमाम पूछताछ की गई। नीलेश बने हमारे साथ। नीलेश, कई जगह आज छापेमारी हुई है, चाहे आप लखनऊ की बात कर लीजिए, आगरा, रायबरेली, गाजियाबाद, नोएडा, तमाम जगह क्या कुछ छापेमारी से दस्तावेज निकल कर आए हैं? आपके पास अपडेट क्या है इस मामले पर? देखिए, बिल्कुल जो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था रिवर फ्रंट, उसको अब उसका घोटाले की पर्दे खुलती जा रही हैं। जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के 42 जगहों पर छापेमारी की है, करीब एक दर्जन जनपद उसमें शामिल है। राजधानी की बात करें तो राजधानी में 18 जगहों पर सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने एक साथ में छापेमारी की है। अगर पूरे प्रकरण को देखा जाए तो करीब 190 लोगों के खिलाफ गौतमपल्ली थाने में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें ये बड़े घोटाले का जिक्र किया गया था। अब उस घोटाले की परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं कि जिस तरीके से लखनऊ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, इटावा और सीतापुर में आज एक साथ सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी की है। उन छापेमारी के दौरान तमाम अहम दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं। तो पूरे प्रकरण को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जल्द ही तमाम बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं, तमाम अधिकारी बेनकाब हो सकते हैं। जिस तरीके से 1513 करोड़ रुपए की जो ये योजना थी गोमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाने की, उसमें से अभी तक की अगर हम देखें तो 1437 करोड़ रुपए का जो बजट था वो आवंटित कर दिया गया है। और वही अगर हम काम देखें तो काम महज अभी 40% ही कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 60% काम बकाया होने के बावजूद भी अभी इस समय तक बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कई बड़े नाम इसमें शामिल होंगे, लेकिन ये तो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे सामने चीजें आएंगी। बात करेंगे कुछ और खबरों की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर जो बयान सामने आया था, उसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कथनी और करनी में फर्क है, और इसके साथ ही इस पूरे मामले पर राजनीति हुई है, क्योंकि रविवार के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से ये बयान आया था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन मामले पर तमाम राजनीति हो रही है। देखिए रिपोर्ट। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम पर दिए गए बयान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान किसी के भी गले के नीचे आसानी से नहीं उतरने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी सरकारों की कथनी और करनी में काफी अंतर है। बीजेपी चुनावी लाभ के लिए धर्मांतरण को मुद्दा बना रही है। आरएसएस के बगैर भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है, वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सहित देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, उनमें ज्यादातर आरएसएस की संकीर्ण एजेंडे पर चल रही हैं। क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। गौरतलब है कि रविवार को गाजियाबाद के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। लोगों के बीच पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल सियासत करने के किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। लिहाजा सियासी बयानबाजी के जरिए माहौल भी बनाने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
और वहीं इस बयान पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस बयान पर क्या कुछ कहा है और साथ ही वसीम रिजवी ने भी काफी कुछ कहा इस बयान पर, सुनिए। हमारा मानना यह है कि आरएसएस अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है, और अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्सपर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी जो हिंदुस्तान का अबू बकर बगदादी है, वो कुरान मजीद से जो संदेश उसको मिले हैं, जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराए जाने पर भरोसा रखता है, जो हिंदुओं का कत्लेआम कराए जाने पर अपना भरोसा रखता है, उसको इस तरह की बातें कैसे पसंद आएंगी। हमारा मानना। और खबर है आगरा से, जहां पर आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां पर रिटायर आईएएस की बेटी को एक आरोपी ने अपने प्रेम जाल में फंसाया, अपना नाम झूठा बताया और उसके साथ उसको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। इस पूरे मामले में जब उस बेटी ने पुलिस में शिकायत की, इस मामले पर पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया। क्या कुछ कार्रवाई की गई है, रिपोर्ट में देखिए। पहले प्यार फिर फरेब, रिटायर्ड आईएएस की बेटी से धोखा, धर्म परिवर्तन करने का दबाव, लव के लिए जिहाद, कानून के शिकंजे में आरोपी। आखिर कब तक लव जिहाद? किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी को धोखा देना, किसी के साथ फरेब करना, उसे धोखे में रखकर प्यार का नाटक करना और फिर धर्म बदलने का दबाव बनाना, शायद ये कानून की नजरों में अपराध है। लव जिहाद पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मानते ही नहीं। आगरा से एक लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड आईएएस की बेटी को निशाना बनाया गया। चलिए अब आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं कि हुआ क्या। पुलिस ने लखनऊ के रहने वाले आरिफ उर्फ आदित्य को गिरफ्तार किया है। रिटायर्ड आईएएस की बेटी ने आरोप लगाया है कि युवक का नाम आरिफ है और उसने आदित्य बनकर उसे अपना शिकार बनाया। वो लगातार महिला को धर्म परिवर्तन करने की धमकी देता रहा। लड़की की मुलाकात आरिफ के साथ लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। यह मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई, दोस्ती प्यार में, और प्यार के बाद शुरू हुआ युवक का गंदा खेल। लड़की इस बात से अनजान थी कि जिसे वो आदित्य समझ रही है, दरअसल वो नाम सिर्फ एक छलावा भर है, हकीकत तो कुछ और ही है। आरोप है कि आरिफ ने अपनी मां की मौत के बाद 60,000 रुपए भी मांगे। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देकर जबरन पैसे ले लिए। इसके बाद पीड़ित ने तत्काल आरोपी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया। थाना क्षेत्र सदर में एक पीड़िता के एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है वो उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें धर्मांतरण का मामला भी शामिल है।
जो एंटी कन्वर्जन जो कन्वर्जन लॉज हैं उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा जा रहा है। कुछ दिनों पहले घरेलू हिंसा की शिकार हुई थी महिला, क्या था पूरा? इसीलिए धाराएं जो है काफ़ी गंभीर इसमें लगाई गई है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है वो की जाएगी, इसीलिए 307 और 386, 377, 76 ये सारी जो धारा है उसमें लगाई गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पुलिस ने धर्मांतरण को लेकर कई आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। ये लोग गरीब और महिलाओं को पैसे और दूसरी सुविधाओं का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते थे। जाहिर है आगरा की लव जिहाद के मामले में भी पुलिस को कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, जिससे आरोपियों के नापाक मंसूबों पर लगाम लगाई जा सके। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आगरा से कृष्ण त्यागी की रिपोर्ट। खबर है बलिया से, जहां पर सपा के कार्यकर्ताओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को गालियां गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया गया। उपेंद्र तिवारी के परिवार का सपा पर आरोप, सपा के नेताओं ने घर पर आकर गाली गलौज की, परिवार की तरफ से कहा गया। बीजेपी ने सपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो जिला पंचायत चुनाव में जीत से मदमस्त हुए सपा कार्यकर्ता, जीत के जश्न में राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। राज्य मंत्री को गालियां देने वाला ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व दो मंत्री साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के कार्यालय के नीचे समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के और गाली दिलवाना, इस तरीके से भद्दी भद्दी हमारा नाम लेकर के हमारी माँ बहन बेटी का भद्दी भद्दी गाली दिलवाना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा। और इसलिए ये जो भी घटनाक्रम हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। बहुत इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। बहुत भीतर दुख भइल, हमें दुख कौनो न हो, लड़का फैका मारी तब ना तना दुख हो जाता नहीं। बात का मेरा दुख वाले बेकारी के दुख हाथी हाथी हमारे नाती ने हमारे पतोई बेटी हमारे कहाँ कोई बनी जैसे हमने कहीं गति होता केकर गति भइल हमारी गति होता, हम ये जानब जरूर सबकर बेटा बेटी उठता हारता जीतता केकर गति तो होता जाता ना सबक बोले बड़ा सब उन्हीं जौन बोला बताओ ना हाथ गोड़ तोड़ के जेल में डाल दो। परसों से बहुत सदमे में है, जब से न्यूज़ देख रहे हैं तब से दोनों बच्चे, बड़ी बेटी तो बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं रही है। अच्छा। अभी इसको बहुत समझ नहीं है इसलिए ये आ गई है, और बच्चे कुछ भी नहीं जानते, बस गाली सुन करके मम्मी पापा को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंकल लोग, ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंकल लोग। बच्चे दोनों मेरे सदमे में है, बड़ी वाली बहुत ज़्यादा सदमे में है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, क्या समाज सेवा, किसी का पति समाज सेवा कर रहा है उसका वेतन ये मिल रहा है, ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा हम लोगों को। ऐसे बच्चों की, माँ की, बहनों की, सबकी गालियाँ सुननी पड़ेंगी हमें। समाज सेवक की पत्नी को, उनके परिवार को तो इज्जत देनी चाहिए ना, न कि उल्टा ऐसे अभद्र शब्द यूज करना चाहिए। और अब खबर है उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड को नया मुख्य सचिव मिल गया है। सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। 1988 बैच के IAS अफसर हैं सुखबीर सिंह संधू। NHI के चेयरमैन थे सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर संधू को उत्तराखंड सरकार ने वापस बुलाया है। आज ही केंद्र से रिलीव हुए सुखबीर सिंह संधू केंद्र, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब सरकार में अहम पदों पर रह चुके हैं। पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश बने राजस्व परिषद के चेयरमैन। तो केंद्र उत्तराखंड पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश बने राजस्व परिषद के चेयरमैन। और वहीं वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और नया तोहफा देने वाले हैं। दरअसल वाराणसी में मल्टी स्टोरी जो पार्किंग है वो बनकर तैयार हो गई है। तमाम खासियत है इस पार्किंग की, लेकिन इन सब के बीच इस पार्किंग के बनने से जो शहर के लोग हैं उनको जाम से छुटकारा मिलेगा, और इसके साथ ही कई बड़ी संख्या में जो दोपहिया वाहन है वो यहाँ पर पार्क किए जा सकते हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तस्वीर बदल रही है। इसी कड़ी में वाराणसी के दिल की धड़कन कहे जाने वाली
गदौलिया भी अब नए रंग रूप के साथ सामने आने को तैयार है। गदौलिया में पहली स्मार्ट मल्टी स्टोरी पार्किंग बनकर तैयार हो गई है। शहर की जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए पीएम मोदी लगातार सक्रिय रहे। गदौलिया में बनी इस हाईटेक मल्टी लेवल पार्किंग से शहर को जाम की बड़ी समस्या से जरूर राहत मिलेगी। 1 महीने पहले यदि बनारस आप आए हो, उसके बाद वर्तमान में बनारस आएंगे तो बनारस की धड़कन कहे जाने वाला गदौलिया का स्वरूप बदल चुका है। ये लंदन के तर्ज पे इसको सजाया गया है। मैं तस्वीरों में पीछे दिखा दूं, बनारस का गदौलिया चौराहा है जो जाम का तादाद बनता था। हालांकि मल्टी लेवल पार्किंग सामने आप देख सकते हैं केसरिया रंग से, जो पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। 21 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। इस मल्टी लेवल पार्किंग में 375 वाहन एक साथ खड़े हो सकते हैं। यानी कि बनारस में जो जाम का तादाद था, सुबह बनारस शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस का जो स्लोगन चलता था वो खत्म हो जाएगा। इस मल्टी लेवल पार्किंग की खासियत ही गदौलिया इलाके को एक अलग पहचान देगी। मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण करीब 21 करोड़ 17 लाख की लागत से किया गया है। 4 मंजिला सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग में 375 दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं। दोपहिया वाहनों के ऊपर चढ़ाने के लिए इस बिल्डिंग में 3 लिफ्ट लगाई गई है। मल्टी स्टोरी पार्किंग के ग्राउंड फ्लोर पर 30 दुकानें बनाई गई हैं। पार्किंग में लगी लिफ्ट से एक बार में 8 वाहनों को ऊपर चढ़ाया जा सकता है। वाहनों को पार्किंग से बाहर निकालने के लिए भी अलग अलग गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस बूथ, हेल्प डेस्क और शौचालय भी बनाया गया है। इधर मोदी के सांसद होने के बाद से सभी कुछ यहाँ मतलब परिवर्तित हो गया। परिवर्तित का मतलब विकास। और गदौलिया तो यहाँ बनारस का दिल है। अब बनारस के दिल की आज से 2 साल 5 साल पहले तक अगर कोई व्यक्ति नहीं आया है, अब आएगा तो यहाँ कोई पहचान नहीं पाएगा। वर्तमान में बहुत सुंदर लग रहा है, व्यवस्था बढ़िया है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। शाम को 6 से 7 दर्शन करने देते हैं, शिवलिंग के हाथ लगा के दर्शन होते हैं। वहाँ के पुजारी लोग बहुत बढ़िया हैं। गंगा आरती देखो, गंगा के पास में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। नाव वाले भी सब अच्छे हैं, यहाँ की कोई वो नहीं। मोदी जी के आने के बाद में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वाराणसी में बनी यह मल्टी लेवल पार्किंग कई और स्मार्ट सुविधाओं से लैस है। पार्किंग में ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है जो आग लगने की स्थिति में खुद ब खुद आग बुझाने में सक्षम है। इसके अलावा इस बिल्डिंग में इमरजेंसी गेट भी बनाए गए हैं। जाहिर है वाराणसी अब अपने पुराने पहचान के साथ साथ नई पहचान को भी विश्व स्तर पर अपनाने को तैयार है। वाराणसी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आकाश यादव की रिपोर्ट। तो इस मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने से जो बनारस के लोग हैं उनको जाम से निजात मिलेगी। और कहा यह भी जा रहा है कि एक समय में लगभग 375 दोपहिया वाहन इस मल्टी स्टोरी पार्किंग में पार्क किए जा सकते हैं। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।